हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम यूजीसी नेट एग्जाम के लिए फॉर्म फिलिंग करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस समझाने वाला हूं विदाउट स्किप किए हुए। आपको इस वीडियो को देखना है, अगर आप स्किप करेंगे तो कोई ना कोई स्टेप रह जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है फॉर्म फिलिंग में। तो इसलिए विदाउट स्किप किए हुए आप पूरी वीडियो देखिए, उसके बाद ही फॉर्म फिल करिए। अदरवाइज कोई ना कोई प्रॉब्लम अगर हो गई तो उस केस में फिर दिक्कत हो जाएगी आपको एग्जाम डेट वाले दिन। इसके अलावा गाइस मैं बता दूं कि डेली शाम को 8 बजे मैं आपको एग्जाम टारगेटेड पीवाई की उसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। सो मेक श्योर आप डेली शाम को 8 बजे आकर के इस चैनल पे क्लासेस अटेंड किया करो। और यूजीसी ने कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ 3 बड़े चेंजेस मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को एक्सप्लेन किया है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को एक बार समझ लीजिए ताकि आपको कंप्लीट चीजें समझ में आ जाए कि क्या बदलाव हुए हैं इस बार एग्जाम में। तो चैनल पर विजिट करके इन वीडियोस को आप जरूर गो थ्रू करिए। और गाइस अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमने पेपर 1 का एग्जाम टारगेटेड 2 मंथ का हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। इसके अलावा कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस के भी 2 मंथ के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज स्टार्ट किए हैं। अदरवाइज आप कॉम्बो कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं 2 मंथ एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज में। अभी अप्रॉक्स 60 डेज का टाइम बचा हुआ है, तो आप यहाँ से प्रिपरेशन अपने अच्छे से कर सकते हैं। करना कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में अलग से देखने को मिल जाएगा। हाँ, और इसके बारे में डिटेल में हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, देखिए आपको सिंपली यूजीसी नेट वेबसाइट पे आना है। इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आपको आके इस वाले लिंक पे क्लिक करना है जहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर एंड लॉगिन। एक क्वेश्चन जो कि काफी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि हमने लास्ट टाइम एग्जाम दिया था जो कि दिसंबर 2024 वाला साइकिल था, क्या हमें दोबारा से न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर हमें उसी क्रेडेंशियल से लॉगिन करना है? तो गाइस आंसर है आपको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पुराने क्रेडेंशियल से बात नहीं बनेगी। आपको यहाँ पर आकर के जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपको ये वाली वेबसाइट खुल जाएगी। आपको यहाँ पर आकर के न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर इस पे क्लिक करना है। चाहे आप नए स्टूडेंट हैं चाहे पुराने स्टूडेंट है, डजेंट मैटर, आपको इसी लिंक पे आकर के क्लिक करना है और आगे प्रोसीड करना है। मैंने इस लिंक पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का ऑप्शन आएगा। आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और अगर आपको इतना टाइम नहीं है क्योंकि काफी लंबा है, कुछ ऐसी 50-60 पेजेस का है, अगर आप इसको शॉर्ट में समझना चाहते हो कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर, तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। आप इस वीडियो को देख सकते हो जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को विद इन टाइम 15 से 20 मिनट में आप कंप्लीट चीजें समझ जाएंगे। अब आपको यहाँ पे आना है नीचे की तरफ। मैं आपको बता दूं फीस यहाँ पर अनरिजर्व की 1150 फीस है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 600 रुपए है, SC ST PWD की 325, थर्ड जेंडर की 325 रुपए फीस है। ये आपको एंड में फीस पे करनी है। आपको बिल्कुल नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको इस वाले बॉक्स पे टिक करना है। उसके बाद हम क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करने वाले हैं। तो गाइस हम यहाँ पर टिक करेंगे पहले दैट आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड रीड इट। तो क्लियर हियर फॉर प्रोसीड। अब यहाँ पर आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से विंडो आ जाएगी जहां पे अब आपको ऑप्शन चूज करना है कि आप किस डॉक्यूमेंट का यूज करते हुए फॉर्म फिल करने वाले हैं। तो यहां पर मैं आपको सभी को सजेस्ट करूंगा कि आधार कार्ड ही यूज करिए, बेस्ट रहेगा। मतलब आधार के अलावा अगर आप और कुछ यूज करते हो तो हो सकता है कहीं पर कुछ फंस जाओ, कोई दिक्कत आ जाए, लेकिन आधार कार्ड अगर आप यूज करेंगे तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आधार के अलावा यहाँ पर काफी सारे अलग चीजें भी हैं जिसका यूज करते हुए फॉर्म फिलिंग की जा सकती है। जैसे डिजी लॉकर अकाउंट हो गया आपका, एबीसी आईडी हो गई आपकी, इसके अलावा पैन कार्ड हो गया आपका, इंडियन पासपोर्ट हो गया। इस तरह की जो चीजें इनको आप यूज करते हुए फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सबको सजेस्ट करूंगा कि आप आधार कार्ड को ही सिलेक्ट करें, बाकी आपकी चॉइस है। मैं आधार कार्ड वहां पर क्लिक करके आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जैसे मैंने आधार कार्ड पर क्लिक किया, यहाँ पर नीचे आप देखेंगे आधार नंबर आपको डालना है और जनरेट ओटीपी करके आगे प्रोसीड करना है। तो मैं इस स्टेप को फटाफट से आधार नंबर डाल के ओटीपी आएगा उसको डाल के आगे प्रोसीड करूंगा। गाइस मैंने जैसे ही ओटीपी डाल के आगे प्रोसीड किया तो यहाँ पर आपका आधार नंबर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको यहाँ पर लिखना नहीं पड़ेगा, कैंडिडेट नेम आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आएगा, उसमें कोई भी आपको करेक्शन नहीं करने, बिकॉज जो आधार पे आपका मेंशन है ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, जेंडर आ जाएगा, ये सब चीजें ऑटोमेटिकली होने वाली है। डेट ऑफ बर्थ भी ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई भी आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। जैसे आप आधार डिटेल्स को डाल के आगे प्रोसीड करेंगे, ये डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑटो फिल्ड यहाँ पर लिख करके आ जाएंगी। अब आगे जो फिल करना है मैं आपको बता दूंगा इसकी। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है और इसके अलावा अपना मोबाइल नंबर डालना है, कंफर्म करना है अपना मोबाइल नंबर डाल के। एक ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल सकते हो, मतलब अपने फादर मदर का या अपनी सिस्टर का डाल सकते हो। नेशनैलिटी में जिस भी इंडिया यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपको। अगर आप आउटसाइड इंडिया से हैं तो वो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। आइडेंटिटी टाइप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है गाइस, देखो यहाँ पर जब आप इंडियन सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप में और यहाँ पर आपको डिटेल दिखने को मिल जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देख सकते हो आप बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड। तो आई थिंक पैन कार्ड तो सबके पास होगा। तो अब ऐसे में पैन कार्ड मतलब आधार कार्ड के अलावा एक्सेप्ट आधार कार्ड, देखो लिखा हुआ ना एक्सेप्ट आधार कार्ड, यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में। क्योंकि आधार कार्ड का तो आप ऑलरेडी यूज करके फॉर्म फिल कर रहे हो, इसलिए कोई अदर आपको आईडी देनी होगी। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या फिर इलेक्शन कार्ड का
नंबर होता है। आई थिंक आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो तो सभी का यहाँ पर इलेक्शन कार्ड बना हुआ, तो आप उसका EPIC नंबर डाल सकते हो, फिर पैन कार्ड नंबर डाल सकते हो, पासपोर्ट नंबर है, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ है तो आप उसका नंबर डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर पैन कार्ड सिलेक्ट करके आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। इसके बाद गाइस देखो, एड्रेस में काफी स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, और दिक्कत इस वजह से आती है बिकॉज यहाँ पे लिखा है प्रीमाइस नंबर। अब इनको ये समझ नहीं आती प्रीमाइस नंबर क्या है। इसका मतलब है हाउस नंबर, आपका हाउस नंबर क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका हाउस नंबर हो सकता है B12, और आगे हो सकता है कि राकेश नगर, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर आपको लिखना है B12। ये आपका प्रीमाइस नंबर पूछा जा रहा है कि क्या नाम है, किस नंबर से, आपका बिल्डिंग नंबर क्या है आपकी। फिर लोकेलिटी आ जाएगा, जिस शहर में आप रहते हो। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर कंट्री, फिर आ जाएगा आपका स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। सिलेक्ट करना है आपको डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग, पिन कोड डालना है जिस एरिया में आप रहते हो। तो ये डिटेल्स फिल करके मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ गाइस। इसके बाद गाइस यहाँ पर नंबर आता है परमानेंट एड्रेस का। तो यहाँ पर आपको टिक करना है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। तो ऊपर जो एड्रेस है प्रेजेंट एड्रेस है, और यहाँ पर है परमानेंट एड्रेस। अब मैं आपको यहाँ पे चीज मेंशन कर दूं कि जो आपने प्रेजेंट एड्रेस लिखा है ऊपर, जो हमने अभी लिखा था प्रेजेंट एड्रेस, उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटर दिए जाएंगे। एग्जाम सेंटर दिया जाता है आपको प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग। तो एग्जांपल के तौर पे अगर आप अभी फिलहाल दिल्ली में रह रहे हो, एग्जांपल के लिए अगर आप दिल्ली में रह रहे हो और आपका परमानेंट एड्रेस मुंबई का है, आपको ये चाहिए कि मेरा एड्रेस जो मेरा एग्जाम है वो मुंबई में डाला जाए, तो ऐसे में आपको अपना एड्रेस ऊपर मुंबई का डालना पड़ेगा। जो ऊपर हमने अभी प्रेजेंट एड्रेस डाला वहां पर मुंबई का डालना पड़ेगा। मतलब जिस भी स्टेट में आप एग्जाम चाहते हो कि मेरा सेंटर उसी स्टेट में डाला जाए, तो आपको प्रेजेंट एड्रेस उसी स्टेट का डालना पड़ेगा। मैं बता दूं, एड्रेस वेरीफाई नहीं किया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप कोई सा भी एड्रेस डाल सकते हो। आप रेंट, हो सकता है ना कि आप रेंट पे रह रहे हो, तो इस वजह से एड्रेस वेरीफाई नहीं किए जाते हैं। तो जिस भी स्टेट में आप चाहते हो कि मेरा सेंटर वहां डाला जाए, तो आपको वहीं का एड्रेस डालना है। इस बात को आपको बहुत ध्यान में रख करके इस चीज को फिल करना है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पर टिक कर रहा हूँ बिकॉज मेरा प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, इस वजह से मैं यहाँ पर टिक करके आगे प्रोसीड करूंगा। गाइस अब हम यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड क्रिएट करने में आपको ध्यान रखना है, जो आपका पासवर्ड की लेंथ है एटलीस्ट 8 कैरेक्टर होने चाहिए, 8 से मैक्सिमम 13। इसके बीच में आपके नंबर हो सकते हैं, मतलब जो भी आप यहाँ पर चूज करेंगे अल्फाबेट या नंबर, मिनिमम 8 होने चाहिए, तभी ये पासवर्ड यहाँ पर सिलेक्ट किया, मतलब आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। और एक होना चाहिए आपका कैपिटल लेटर, एक होना चाहिए आपका स्मॉल लेटर, एक होना चाहिए आपका स्पेशल कैरेक्टर, एक होना चाहिए आपका नंबर। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक पासवर्ड पासवर्ड लिख रहा हूँ PASS, ये लिख दिया। तो यहाँ पर एक कैपिटल लेटर हो गया और कुछ यहाँ पर स्मॉल लेटर हो गए। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आगे $, तो एक स्पेशल कैरेक्टर हो गया। फिर मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ पर 52, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक नंबर मुझे और लिखना पड़ेगा, है ना। आप देखो यहाँ पर 4 नंबर यहाँ पे हो गए और टोटल 4 नंबर यहाँ पे हो गए। इस तरीके से टोटल 8 नंबर हो गए और आपका पासवर्ड इजीली क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी है, इसमें नंबर भी आ रहे हैं, इसमें स्मॉल लेटर भी, इसमें कैपिटल लेटर भी है। तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया है। अब ये नहीं कि आप यही पासवर्ड रख लें, आप पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग रखिए, बट यहाँ पर इस तरीके से आपको पासवर्ड का सिलेक्शन करना है। अब मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल के आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। यहाँ पर गाइस देखो, सिक्योरिटी क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपसे। सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या होता है, जब आप पासवर्ड भूल जाओगे ना, तो वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि आपका बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जैसे व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, आपके स्कूल का नाम क्या था। तो यहाँ पे स्कूल का नाम लिख दो आप, ताकि अगर आप पासवर्ड भूल जाओ फ्यूचर में, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जब आप पासवर्ड रिट्रीव कर रहे होंगे फॉरगेट पासवर्ड करके, तब उस टाइम पर आपसे आपकी हेल्प हो जाएगी पासवर्ड को, नया पासवर्ड क्रिएट करने में। इसके बाद गाइस यहाँ पर जो आपका कैप्चा कोड लिखा है, इसको यहाँ पर फिल करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। तो गाइस चलो मैं फटाफट से ये काम कर लेता हूँ। जब मैंने आगे प्रोसीड किया तो ये कंफर्मेशन पेज आएगा, जहाँ पे आपसे जहाँ पर कंफर्म करने को बोला जाएगा, आपकी सारी डिटेल्स आपको शो हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्म करके आगे प्रोसीड करना है। गाइस मैं डिटेल्स हाइड कर रहा हूँ बिकॉज यूट्यूब की पॉलिसी है कि आप अपनी पर्सनल डिटेल्स शो नहीं कर सकते, इस वजह से मैं यहाँ पे डिटेल्स हाइड करके आपको फॉर्म फिल करके समझा रहा हूँ। ये कंफर्मेशन कुछ इस तरीके से होगा। पेज पे आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर कैंडिडेट नेम, फादर नेम, यहाँ पे आपको बॉक्सेस दिख रहे होंगे, सभी बॉक्सेस पे आपको क्लिक करना है, सभी बॉक्सेस पर राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आई अग्री वाले बटन पे भी राइट क्लिक करके सबमिट एंड सेंड OTP बटन पे क्लिक करना है। तो ये प्रोसेस इस तरीके से आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो चलो मैं इस स्टेप को कर लेता हूँ। जब मैंने आगे प्रोसीड किया तो यहाँ पर अब मुझे नेक्स्ट पेज पे ईमेल पे एक OTP आया है, जिसको मुझे डालना पड़ेगा। यहाँ पर कैप्चा कोड लिखा है, यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद मुझे वेरीफाई करके आगे प्रोसीड कर लेना है। तो अगर आपकी ईमेल आईडी पे OTP नहीं आ रहा है तो आप रीसेंट OTP पे क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज आप ईमेल में एक होता है स्पैम सेक्शन में जाकर के भी चेक कर सकते हो, कई बार वहां पर जाके मेल चला जाता है। तो मैं एक बार OTP डाल के आगे प्रोसीड कर रहा हूँ गाइस। तो गाइस फाइनली हमने अपना OTP यहाँ पर वेरीफाई करवा दिया है। अब यहाँ पे मैं ओके बटन पे क्लिक करूंगा, इन्होंने मुझे बाहर फेंक दिया है। और अब यहाँ पर मैं ओके मैं आपको करके दिखाता हूँ गाइस। देखो यहाँ पर मैं ओके बटन पे क्लिक करूंगा। इसके बाद
अब यहाँ पर मुझे लॉगिन करना पड़ेगा आगे फॉर्म फिल करने के लिए। तो यहाँ पर मैं अपना एप्लीकेशन नंबर डालूंगा जो कि मुझे ईमेल पे आया है। मुझे अपना ईमेल चेक करना है, आप चेक करिए अपना ईमेल आईडी, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर आ गया होगा। पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था वो कैप्चा कोड यहाँ लिखा हुआ है, इसको यहाँ पर डाल करके लॉगिन करना है। अब मैं ये काम करके आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, फिर हम आगे की फॉर्म फिलिंग करेंगे। सो गाइज मैंने लॉगिन कर लिया है और मैं यहाँ पे डिटेल्स हाइड कर रहा हूँ। दोबारा मैं बता दूं, यूट्यूब की पॉलिसी कि हम पर्सनल डिटेल्स नहीं दिखा सकते, इस वजह से मैं यहाँ पे डिटेल्स हाइड कर रहा हूँ। सो गाइज सॉरी फॉर दैट। अब देखो गाइज, हो सकता है कि आपको मेल रिसीव ना हुआ हो या आपका मेल जो है वो स्पैम में चला गया हो, तो घबराने वाली बात नहीं, थोड़ा वेट कर लो, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट तक वेट कर लो, मेल आ जाएगा। तो घबराने वाली बात नहीं कि मेरा तो मेल ही नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करवा लेना है ताकि कोई दिक्कत ना हो, ये मैं वेरीफाई करवाऊंगा अभी आपके सामने। इसके अलावा यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। अब एप्लीकेशन फॉर्म भरना है जो कि अभी इनकम्प्लीट है, जिसको अभी हम भरने वाले हैं। इसके अलावा आपको फी पेमेंट करनी है, बस ये 2 स्टेप बचे हैं, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे येलो कलर की बटन में आपको दिख रहा होगा इस जगह पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, हम इसी बटन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करेंगे। बट उससे पहले मैं अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करवाऊंगा। तो चलो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको आगे समझाता हूँ कैसे करना है आपको। जैसे आप मोबाइल नंबर जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे मोबाइल वेरीफाई करके, तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली डला हुआ आएगा जो आपने डाला था फॉर्म फिलिंग के टाइम पर। यहाँ पे आपको एक कोड डालना है इस जगह पर, याद रखिए पहले कोड डालना है, जो कोड लिखा हुआ है पहले इसको डालना है। सेंड ओटीपी बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद ओटीपी आएगा और उस ओटीपी डाल के आप वेरीफाई करवाएंगे। तो चलो मैं इस प्रोसेस को करता हूँ, यहाँ पर नंबर डाल के मैं आगे प्रोसीड करूंगा। सो गाइज मैंने सक्सेसफुली अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करवा लिया है, और अगर आपके मोबाइल पे ओटीपी नहीं आ रहा तो वेट कर लो, 2-4 मिनट का आ जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। अदरवाइज वहां पर रीसेंड ओटीपी का ऑप्शन भी आता, तो आप रीसेंड वाले बटन पे क्लिक कर सकते हो। अब मैंने ये काम करवा लिया है, तो अब मैं आगे बढ़ूंगा, यहाँ पर येलो बटन पे क्लिक करूंगा, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस वाले बटन पे क्लिक करके हम आगे फॉर्म फिलिंग करेंगे। अब गाइस देखो नेक्स्ट पेज पे आपसे आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको शो करेगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है बिकॉज हमने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे ऑलरेडी हमने डिटेल्स भर दी, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपकी जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली फिल्ड आपको दिखेंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे, पर्सनल डिटेल्स भरेंगे, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरेंगे, फिर एडिशनल डिटेल भरेंगे, फिर एग्जाम सेंटर की चॉइस फिल करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, फाइनल सबमिट करेंगे, उसके बाद हम फी पेमेंट करेंगे। तो ये एक एक करके सारे स्टेप करने हैं। तो जो पहला स्टेप है कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, जिसमें हमें कुछ नहीं करना है, पहले से डिटेल्स भरी हुई है क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर्म फिल किया था, तो और हमने स्टार्टिंग में ही अपनी डिटेल्स भर दी थी, तो वही डिटेल्स आपको शो की जाएंगी, उसको आपको आगे प्रोसीड कर लेना है। तो इसी पेज पे नीचे की तरफ आपको आना है, यहाँ पर कैप्चा कोड दिखेगा, ये डाल के यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर आई अग्री बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेना है। तो चलो मैं आगे प्रोसीड करता हूँ आगे अब। ओके सो गाइस देखिए नेक्स्ट वाले पेज पे मेरी डिटेल्स शो की जा रही है, और मुझसे यहाँ पर कैटेगरी पूछा जा रहा है कि किस कैटेगरी से आप अप्लाई करना चाहते हो। फिर यहाँ पर हम कंफर्म कैटेगरी करेंगे, कैटेगरी मतलब है कि आप SC ST हो या जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो। इसके बाद आपका किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो वो आपको सिलेक्ट करना है, क्या आप डायबिटिक हो, यस और नो करना है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डाल करके आगे प्रोसीड कर देना है। तो चलो एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ ये सारी चीजें। गाइस देखिए अगर आप OBC हैं और आप OBC सिलेक्ट करते हो, या फिर आप SC सिलेक्ट करते हो, या अगर आप PWD कैटेगरी से वो सिलेक्ट करते हो, तो उस केस में यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आर यू विलिंग टू अप्लाई फॉर NF OBC या फिर NF SC या फिर NF PWD। तो उस केस में आपको यस सिलेक्ट करना है। अब ये क्या है, ये होती है फेलोशिप। ये फेलोशिप है गाइज, अगर आपका JRF क्रैक नहीं होता है और इसके बावजूद अगर आप PhD करना चाहते हो रेगुलर, तो उस केस में हो सकता है कि आपका इस लिस्ट में नाम आ जाए। यहाँ पर एक मेरिट लिस्ट बनती है, जो टॉपर्स होते हैं उनको इस लिस्ट में नाम ऑटोमेटिकली आता है, आपको अलग से अप्लाई नहीं करना पड़ता, इसी नेट के स्कोर के बेस पे आपका इसमें सिलेक्शन होता है। तो गाइज यहाँ पर यस बिल्कुल सिलेक्ट करना है, आपको 100% सिलेक्ट करना है, बिकॉज इसमें कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है, और JRF की तो एज लिमिट होती है, बट इसमें तो कोई एज का क्राइटेरिया भी नहीं है। तो यहाँ पर बस आपको ये करना है, इसको यस सिलेक्ट करना है, और एग्जाम में अच्छी से मेहनत करके एग्जाम देना है। अगर आपका इस लिस्ट में नाम आ जाता है तो उस केस में आप रेगुलर PhD करने पे यहाँ से आप फेलोशिप भी उठा सकते हो, और काफी अच्छा खासा अमाउंट मिलता है आपको फेलोशिप का, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। और गाइस अगर आप OBC नहीं है, अगर आपने अपनी कैटेगरी को जनरल सिलेक्ट किया है, तो उस केस में आपको ये वाला ऑप्शन शो ही नहीं करेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उस केस में आपको ये वाला ऑप्शन शो ही नहीं करेगा, बिकॉज आप जनरल कैटेगरी से हो, तो जनरल के लिए तो ये वाली फेलोशिप होती नहीं है, इस वजह से ये वाला ऑप्शन आपको नहीं आएगा, आपको आगे प्रोसीड कर लेना है। गाइस हमने सारी डिटेल्स भर ली हैं, अब यहाँ पर हम कैप्चा कोड फिल करेंगे और आई एग्री बटन पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करेंगे। तो चलो गाइस मैं ये वाला स्टेप कर लेता हूँ। गाइस नेक्स्ट पेज में मैं आ चुका हूँ, यहाँ पर मुझसे पूछा जा रहा है कि किस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो UGC नेट। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जिस सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है उसी सब्जेक्ट में अप्लाई करिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और जो 4 साल के अंडर ग्रेजुएशन के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो, तो फिर आप किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये बात याद रखिए कि जिस सब्जेक्ट में आपने अप्लाई किया है, अगर आपने नेट JRF पास कर लिया तो उस केस में आपको उसी सब्जेक्ट में PhD करनी पड़ेगी। तो इस चीज का आपको ध्यान में रख करके आगे आपको अप्लाई करना है। और यहाँ पर आपके सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाएगी, जैसे इस वाले ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे उस सब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर कंफर्म करना, अगेन उसी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा इंग्लिश या हिंदी, तो
अगर आप प्रिपरेशन इंग्लिश में कर रहे हो तो आप इंग्लिश में ही एग्जाम देना है आपको। अगर आप प्रिपरेशन हिंदी मीडियम में कर रहे हो तो हिंदी मीडियम में ही आपको सिलेक्ट करना है। वैसे मैं बता दूं, यहाँ पर जो भी आप लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, एग्जाम वाले दिन भी आपसे पूछा जाएगा कि किस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हो, तो उस लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर फॉर्म फिलिंग के टाइम पे भी पूछा जाएगा, प्लस एग्जाम वाले दिन भी ये चीज आपसे पूछी जाती है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप किस बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो, मतलब आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो या फिर 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स किया है आपने। तो जो भी आपने किया है आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप अभी परसुइंग हो, सपोज करो पीजी फाइनल ईयर में हो, तो भी आपको पीजी ही सिलेक्ट करना है। और अगर आप 4 ईयर यूजी कर रहे हो और इसके फाइनल ईयर में हो, तो उस केस में भी आपको 4 ईयर यूजी ही सिलेक्ट करना है। तो ये चीज आपको सिलेक्ट कर लेनी है यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड फिल करना है। आई एग्री पे एक बटन पे क्लिक करके यहाँ पर नीचे बटन दिखेगा आपको सेव एंड नेक्स्ट पे, आपको उस बटन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। तो चलो मैं सारी चीज स्टेप्स करके आगे प्रोसीड करके आपको समझाता हूँ फिर। अब यहाँ पे गाइस देखो, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप किस बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो। तो जैसे मैंने मास्टर डिग्री सिलेक्ट किया, तो अब यहाँ पे मुझसे पूछा जा रहा है कि आपने किस ईयर में पास किया, क्या स्ट्रीम थी, आपसे रिजल्ट वगैरह सब डिटेल्स आपको भर लेनी है यहाँ पर। तो और अगर आप यहाँ पर 4 ईयर का सिलेक्ट करोगे तो 4 ईयर की डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी कि बताओ 4 ईयर में आप कहाँ से पास कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, मतलब सारी डिटेल्स इसके अकॉर्डिंग भर लेनी है। तो इतना तो आई थिंक आपको पता होगा ना, ये चीज तो बताने समझाने की जरूरत नहीं है। तो मास्टर डिग्री मैंने सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा कि मैंने पास कर लिया है। इसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे कि किस ईयर में आपने पास किया, तो आपको वो चीज सिलेक्ट करनी कि किस ईयर में आपने पास किया है। फिर आपको सिलेक्ट करना है कि किस स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हो, तो आपको वो स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है। अच्छा, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कि अगर आपका स्ट्रीम यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, आपकी मास्टर डिग्री अगर आपको यहाँ पे शो नहीं कर रही, तो लास्ट में आपको दिखेगा अदर का ऑप्शन, बिल्कुल एंड में आपको अदर का ऑप्शन दिखेगा। तो आप यहाँ पे अगर आपकी मास्टर डिग्री जो आपकी पीजी है वो अगर आपको नहीं पता कि वो यहाँ पे शो नहीं कर रही उस लिस्ट में, तो फिर यहाँ पे आपको अदर सिलेक्ट कर लेना है। तो इस चीज से घबराना नहीं कि मेरी तो पीजी शो नहीं कर रहा है कि मैंने किस ईयर में, मतलब किस सब्जेक्ट में पास आउट किया है। तो यहाँ पे आपको अपना अदर लिखना है, अदर सिलेक्ट करके यहाँ पे अपना जो भी आपकी मास्टर डिग्री का नाम है उसको लिख देना है। तो ये भी आपके पास रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर मैंने एमकॉम किया हुआ है तो मैं एमकॉम सिलेक्ट करूंगा। अब कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है कि हमने पोस्ट ग्रेजुएशन का नेम पूछा गया कि किस सब्जेक्ट में आपने किया है, सब्जेक्ट नेम। हो सकता है कि आपको कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नेम ना हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आपने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े हो। वैसे जनरली होता ही है कि वो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में करते हैं हम लोग मास्टर डिग्री, बट कई बार क्या होता है नाम नहीं होता। तो उस केस में यहाँ पर अदर का ऑप्शन है, आप देखेंगे बिल्कुल एंड में अदर का ऑप्शन है। उस केस में आपको अदर सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम लिख देना है कि किस सब्जेक्ट में आपने किया है। तो घबराने वाली बात नहीं, अगर आपका सब्जेक्ट का नाम नहीं शो कर रहा है तो इसमें डरने घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर तो मेरा तो शो कर रहा है, तो मैं वही भरूंगा। यहाँ पर कॉमर्स मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद पूछा जाएगा कि आपने फाइनल ईयर पास किया, यहाँ पर आपका अपीयरिंग में है फिर पास आउट है। तो क्योंकि मैंने यहाँ पर पासिंग ईयर लिख दिया था और यहाँ पे मैंने पास लिख दिया था, तो फिर यहाँ पर मेरा नॉट एप्लीकेबल आ गया कि फाइनल ईयर का रिजल्ट अवेटेड शो नहीं करेगा, है ना। और अपीयरिंग में भरा है तो फिर यहाँ पर आपको शो कर जाएगा कि आप अपीयरिंग में अप्लाई कर रहे हो। एक और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है इसकी, हमारी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम शो नहीं करे तो लास्ट में देखेंगे, बिल्कुल लास्ट में जाके आपको अदर का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप अदर सिलेक्ट करोगे फिर यहाँ पे आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखने का मौका दिया जाएगा। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए, उसके बाद आपको आगे प्रोसीड करना है। रिजल्ट मोड पे लिखिए कि परसेंटेज में आया था फिर सीजीपीए में आया था, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल्स भरनी है। घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपका यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आता तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अदर नेम सिलेक्ट करके। यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है, आई अग्री पे क्लिक करके आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। तो गाइस चलो मैं इस स्टेप को आगे फिल करके आपको आगे करके दिखाता हूँ। ओके, सो गाइस मैंने यहाँ पर आगे प्रोसीड कर लिया। अब आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि क्या आप पीएचडी कर रहे हो या पीएचडी अभी आप नहीं कर रहे हो। तो अगर आपने यस यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया तो उस केस में फिर आपसे डिटेल्स पूछी जाएगी कि आपने कब इनरोल किया, क्या रोल नंबर है, क्या पढ़ रहे हो, कहाँ पढ़ रहे हो, सब डिटेल्स भरनी पड़ेगी आपको। उसके अकॉर्डिंग आप भर सकते हो। और अगर आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया कि नो, जैसे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ नो एग्जांपल के लिए, तो फिर यहाँ पर अब आपसे मुझसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, कोई डिटेल्स नहीं मांगी जाएंगी। तो ये आपकी चॉइस है कि सिलेक्ट करना नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आपने अपनी मास्टर डिग्री 1991 से पहले कर ली थी। तो इसका आंसर नो आएगा। यहाँ पे ऑटोमेटिकली नो लिख के आ रहा है, मैंने नहीं लिखा, ऑटोमेटिकली लिखा है क्योंकि मैंने पिछले पेज पे डिटेल्स भरी थी ना कि 2016 में पास आउट किया है, तो इस वजह से यहाँ पर नो लिख के आ रहा है। बट अगर आपने इससे पहले पास किया तो यहाँ पे आप यस सिलेक्ट कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। लेकिन फिलहाल तो मुझे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली नो शो कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम स्पेशलाइजेशन, इफ एनी, मतलब अगर कोई स्पेशलाइजेशन है तो लिखना है, नहीं तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसको ब्लैंक रहने दे सकते हो आप। तो मैंने यहाँ पर फाइनेंस में किया था अपनी पीजी, तो मैं फाइनेंस लिख देता हूँ। वैसे इसका लिखने का कोई इतना रिलेवेंस नहीं है, इसको अगर आप ब्लैंक छोड़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं बता दूं बार बार, है ना। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है दैट वेदर यू पॉजेज रिसर्च एक्सपीरियंस इन द सब्जेक्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीजी डिग्री, क्या आपने रिसर्च करी है पीजी डिग्री करने के बाद। तो देखो गाइस, इस चीज का आपके एग्जामिनेशन से कोई लेने देना नहीं है। अगर आप यस लिखोगे तो आपको डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, अगर आप नो लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। जैसे मैंने यस सिलेक्ट किया
तो आपका रिसर्च एक्सपीरियंस कितना है, कहाँ पे काम किया आपने, सब पूछा जाएगा। और अगर आपने नो सिलेक्ट किया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बता दूं एग्जाम में इस चीज को लेकर के कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे यस करो चाहे नो करो, एग्जाम में तो कोई कुछ पूछता तक नहीं कि क्या कर रहे हो आप, है ना। एक्स सर्विसमैन हो तो नो, मतलब कोई पहले गवर्नमेंट सर्विस कर रखी है आपने। इसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा कोड लिखना है, यहाँ पर आई एग्री बटन पे क्लिक करना है, 7 पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। तो चलो गाइस मैं ये स्टेप करके आपको समझाता हूँ आगे पेज पे जाके। आप देखो गाइस ये वाला जो पेज है काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर आपसे एग्जामिनेशन की सिटीज पूछी जा रही है कि कहाँ कहाँ पे आप एग्जामिनेशन देना है आपको। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो। ओनली नेट के लिए, ये है असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली नेट, जेआरएफ के लिए या फिर ओनली पीएचडी के लिए। तो अगर आपकी एज है, अगर आप 30 ईयर से कम हो और मेल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और जनरल कैटेगरी से हो तो फिर यहाँ पर 30 या उससे कम एज होनी चाहिए। अगर आप फीमेल हो या ओबीसी हो या एससी एसटी हो या पीडब्ल्यूडी हो तो आप इन सभी की जो एज है वो 35 है। तो उस केस में आप 35 के एज तक आप जेआरएफ अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा नेट, तो ये ऑटोमेटिकली तीनों पे सिलेक्ट हो रहा है ऑटोमेटिकली, आप देख सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है मेरी एज जो है अभी वो है, मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। जेआरएफ के लिए भी मैं एलिजिबल हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हूँ और मैं यहाँ पर पीएचडी के लिए भी एलिजिबल हूँ। तो यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं कि मैंने तो सिर्फ नेट के लिए ही किया था सर, ये कैसे हो गया, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, कोई घबराने परेशानी वाली बात नहीं, कंप्लीटली ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो इसको हमने क्लिक कर लिया। अब यहाँ पर एग्जामिनेशन सिटी चूज करेंगे। अब देखो यहाँ पर जो जो मैंने फॉर्म फिल किया था ना, जो मैंने आपको बताया था कि जो मैंने करंट एड्रेस लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही मुझे शो करेगा स्टेट, इसके अलावा कोई अदर स्टेट शो ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर अब आपको ध्यान देना है फॉर्म कि आपको आपको जो आपका एग्जाम सेंटर है वो कौन सा लेना है। अच्छा, अगर आपको एग्जाम सेंटर चेंज करना है, मतलब किसी दूसरे स्टेट में लेना चाहते हो, तो उस केस में अपना एड्रेस पीछे जाके चेंज कर दो, तो उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर एड्रेस आपको शो करेगा, मतलब जो सेंटर है वो शो करेगा। तो गाइस यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको एग्जाम सेंटर जो है वो क्या किस तरीके से चूज करना है और उसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, चलो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फटाफट से। ओके, तो गाइस मैंने डिटेल्स भर के जब आगे प्रोसीड किया तो मुझसे सिर्फ और सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, फोटो और सिग्नेचर। सिर्फ और सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट ही अपलोड करने हैं, ना तो किसी तरीके कोई आपको ओबीसी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ना एससी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ना एसटी सर्टिफिकेट, ना पीडब्ल्यूडी, कुछ भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आपसे यहाँ पर नहीं मांगा गया, कुछ भी नहीं मांगा गया है। ये सर्टिफिकेट तब मांगे जाएंगे जब आपका या तो रिक्रूटमेंट होगा जॉब के लिए, फिर जब आप पीएचडी में एडमिशन लेने जाओगे तब पूछा जाएगा किस कैटेगरी में आपने क्वालिफाई किया और उसका सर्टिफिकेट दिखाइए। तो इसलिए यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट मुझसे नहीं मांगा गया है। मैं आपको पहले बता दूं सिर्फ और सिर्फ फोटो और सिग्नेचर अपलोड करके आगे प्रोसीड करना है। यहाँ पर साइज का ध्यान रखिए कि 10 से 300 केबी के बीच में आपकी फोटो का साइज होना चाहिए और सिग्नेचर का 4 से 300 केबी के बीच में होना चाहिए। तो इसी साइज में आपको फोटो अपलोड कर लेनी है और फिर आगे प्रोसीड करना है। तो चलो मैं फटाफट से डॉक्यूमेंट अपलोड करके आगे प्रोसीड करूंगा। सो गाइस हमने सारी डिटेल्स भर दी हैं, फोटो भी अपलोड हो चुकी हैं, सारी डिटेल्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब फाइनल सबमिट वाले हम पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पर हमें फाइनल सबमिट का मतलब ये है कि अब आपको सारी चीज़ें चेक करनी है। यहाँ पे आपकी डिटेल्स शो हो जाएंगी, सारी डिटेल्स चेक करनी है, एक एक करके चेक करना, तसल्ली से बैठ करके अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, आपकी क्वालिफिकेशन सब कुछ चेक कर लेना है, एक एक करके सारी डिटेल्स चेक कर लेनी है। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना है। सो गाइस ये फाइनल सबमिट का नीचे वाला पेज है जहाँ पे आपको अपना एग्जाम सेंटर भी चेक कर लेना है कि एग्जाम सेंटर आपने क्या क्या फिल करें, फोटो और सिग्नेचर दोनों ही आपको यहाँ पे शो करेगा, तो आप इसको चेक कर लेना। अब यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करके आपको फाइनल सबमिट कर देना है। बस इसके बाद एक ही स्टेप बचेगा फी पेमेंट का, उसके बाद आपकी जो फॉर्म फिलिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो चलो मैं सबमिट कर देता हूँ। अब सबमिट करने से पहले आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने सब कुछ चेक कर लिया है क्या, इन सभी पे टिक करना है आपको, ये सभी बॉक्सेस पे टिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देना है। तो चलो मैं यहाँ पर सारे बॉक्सेस पे टिक करके आगे फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करूंगा। सो गाइस मैंने फाइनल सबमिट कर दिया है। अब यहाँ पे आपको पे नाउ का ऑप्शन दिख जाएगा, इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो पेमेंट वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। जब आप पेमेंट वाले पेज पे पहुंचेंगे तो वहां पे आप एटीएम कार्ड यानी डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई भी कर सकते हो, या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हो। तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे फी पे कर सकते हो। तो चलो अब मैं पे नाउ बटन पे क्लिक करके आगे फी पेमेंट कर देता हूँ। सो गाइस सक्सेसफुली पेमेंट हमने कर दी है। मैंने पेमेंट यहाँ पर यूपीआई से करी, क्यूआर कोड यहाँ पर शो करके, तो क्यूआर कोड के थ्रू मैंने पेमेंट कर दी है। यहाँ पे सक्सेस का आपको दिख जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे दिख जाएगा कि आपने किस तरीके से पेमेंट करी, किस टाइम पे पेमेंट करी। तो कंप्लीट फॉर्म हमारा अब फिल हो चुका है। अब आगे आगे क्या करना है मैं आपको बता दूं। आपको क्लिक करना है डैशबोर्ड पे। जैसे डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे आप ऑटोमेटिकली इस वाले पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको दिखेगा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट और फी पेमेंट कंप्लीट। यहाँ पे दिख रहा होगा डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, इस वाले बटन पे क्लिक करना है
देन आपके सामने एक पेज आ जाएगा जिसको आपको सेव एज पीडीएफ कर लेना है। आपको अपने मोबाइल फोन में अपने कंप्यूटर में इसको सेव एज पीडीएफ करके रखना है। दिस इज एप्लीकेशन फॉर्म, और इसको आप एज ए सेव करके रख लीजिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ताकि वो दिक्कत ना हो और अगर कोई दिक्कत है तो आप इसका यूज कर सकें। तो इसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल फोन में जरूर रख लें। आप देखो गाइस, मैंने फॉर्म फिलिंग का आपको कंप्लीट प्रोसेस समझा दिया स्टेप बाय स्टेप। बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, तो गाइस प्लीज शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। जो भी फ्रेंड आपका फॉर्म फिल कर रहा है या फॉर्म फिल कर चुका है उसके साथ जरूर शेयर करें, ताकि या करने वाला है उसके साथ फॉर्म फिल इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी विदाउट एनी मिस्टेक यहाँ पर इस वीडियो को देख करके फॉर्म अप्लाई कर सकें। इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करें तो गाइस हमने एग्जाम टारगेटेड 2 मंथ का पेपर 1 का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया, जहाँ पर हमने प्लान किया कि आपको हर टॉपिक को पढ़ाएंगे, एक ही टॉपिक कवर करवाएंगे, मतलब 100% सिलेबस कवर होगा, एक सिंगल टॉपिक छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी है। और यहाँ पर हर टॉपिक को 30 से 40 मिनट में एक्सप्लेन किया जाएगा, ताकि मिनिमम टाइम में आपको कंप्लीट कंटेंट डिलीवर किया जा सके। तो कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस के भी 2 मंथ के कोर्स स्टार्ट किए हैं, प्लस इन सभी जो कॉम्बो कोर्स है इनके भी हमने 2 मंथ ड्यूरेशन के कोर्स स्टार्ट किए। अगर आप कॉम्बो कोर्स इनरोल करना चाहते हो तो ऐसे भी 60 डेज का टाइम है, आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ पर कॉम्बो कोर्स के लिए करना कि आपको ऐप को इंस्टॉल कर लेना अपने मोबाइल फोन में। अच्छा, मैं बता दूं पहले कि फीस कितनी है। यहाँ पर पेपर 1 की जो फीस है वो 3,999 रखी थी हमने, बट ये फीस ना रख करके हमने सिर्फ और सिर्फ 1,999 रखी हुई है अभी भी। और कॉम्बो कोर्स की फीस 5,999 ना रख करके हमने सिर्फ और सिर्फ 2,999 रखी हुई है। ये स्टार्टिंग के 20 स्टूडेंट्स के लिए फीस थी, बट ये 20 स्टूडेंट्स का जो स्लॉट है वो फिल हो चुका है। हमने इस ऑफर को 10 और स्टूडेंट्स के लिए बढ़ा दिया है। तो अगर आप मिनिमम फीस में अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो, स्पीड से एग्जाम टारगेटेड वो भी, तो आप कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अलग से देखने को मिल जाएगा। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको कोर्सेज पे क्लिक करना है। कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद आपको दिख जाएगा कॉम्बो कोर्स। कॉम्बो कोर्स में आपको मल्टीपल वैलिडिटी में से सिलेक्ट कर लेना है 2 मंथ। जब आप 2 मंथ सिलेक्ट कर लेंगे, फीस आपकी ऑटोमेटिकली 2 मंथ वाली आपको शो हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको कॉम्बो कोर्स में एनरोल करना है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।